IPEM इंटरनेशनल स्कूल के छात्रगण सुप्रभात। आज की आई लर्न की हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सारा आकाश का उत्तरार्ध का अध्याय 6। समर ने दिवाकर को अपनी नौकरी के लिए कहा था, अतः दिवाकर ने अपने पिताजी से कहकर उनके दोस्त की एक प्रेस में नौकरी दिलवा दी थी। उसे सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक प्रूफ रीडिंग का काम करना था। काम समर को नहीं आता था, पर वह आश्वस्त था कि 2-4 दिन के प्रशिक्षण से सीख जाएगा। एक परेशानी थी, प्रेस बहुत दूर थी, लगभग 2 मील। वेतन 75 रुपये था और शर्त था कि समर को 3rd ईयर में प्रवेश लेना पड़ेगा। ये शर्त रखा था दिवाकर ने, एक अच्छे मित्र ने, आदर्श मित्र ने। समर के मन में लड्डू फूट रहे थे। इस खुशी के अवसर पर उसने सोचा कि वह प्रभा को धोती उपहार में देगा। अतः उसने दिवाकर से 20 रुपये उधार मांगे। वह जल्दी से जल्दी प्रभा को यह खुशी का समाचार सुनाना चाहता था। पैसे लेकर वह दिवाकर के घर से वापस लौट रहा था कि दरवाजे पर शिरीष भाई मिल गए। फिर विचारों का आदान प्रदान न चाहते हुए भी शुरू हो गया। बहस शुरू हो गई, तर्क वितर्क शुरू हो गया। समर ने अपनी चोटी कटवा दी थी, शिरीष ने उसे इंगित कर लिया था, समझा दिया था कि अरे समर ने तो चोटी ही कटवा दी। इस पर समर झेप गया। भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विशेषता पर चर्चा होने लगी। समर ने कहा कि उसकी दृष्टि में आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन ही भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, पर शिरीष भाई इस बात से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार ये भारी भारी शब्द हैं, पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। यह संसार मिथ्या है, यह कहना अपनी जिम्मेदारी से पलायन करना है। समर ने विषय को थोड़ा बदलते हुए भारतीय ऋषि मुनियों की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा की, जिसके उत्तर में शिरीष भाई ने स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक किस्सा सुनाया, जिसका निष्कर्ष था कि यदि किसी ने 30 वर्ष तक तपस्या करके किसी चमत्कार की शक्ति प्राप्त कर ली तो उससे संसार का क्या भला हुआ। इसके बाद शिरीष भाई ने पुनः भारतीय संस्कृति में एक ओर स्त्रियों और शूद्रों की दयनीय स्थिति तथा दूसरी ओर ब्रह्मज्ञानी के सबको समान रूप से देखने के सिद्धांत में पारस्परिक विरोध को स्पष्ट किया। समर को समझ में आ रहा था, वो प्रभावित होता जा रहा था। उसके बाद शिरीष भाई ने फिर विषय बदलकर भारत में इतिहास लेखन की परंपरा के अभाव तथा उसके स्थान पर पुराणों के में इतिहास को बार बार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की चर्चा करते हुए ये निष्कर्ष निकला, दोनों ने आत्ममंथन किया, तर्क वितर्क किया, तो ये निष्कर्ष निकला कि इसी कारण भारत में एक यथार्थ वस्तुपरक ऐतिहासिक परंपरा का अभाव रहा है। समर घर तो जाना चाहता था, अतः वह अनमना सा हो गया था। जब वह बाहर आया तब दिवाकर ने बताया कि 4:30 बजे या 4:45 बजे से यहाँ से एक गाड़ी जाती है, 5-10 मिनट में राजा मंडी पहुंचा देती है। वहां से नौकरी के लिए प्रेस तक उसे पैदल जाना होगा। धोती के दाम लेने गया जब धोती, तो समर ने दाम सुना, एक धोती का 12 रुपया। समर का सारा उत्साह वहीं पर भंग हो गया। उसने एक ही धोती खरीदी। वो सोचा था कि 5-6 रुपये 10 रुपये में धोती आएगी तो 2 खरीद लूँगा, लेकिन अब उसने एक ही धोती खरीदी। बंडल लेकर घर की ओर चला और चलते चलते सोचता भी रहा कि ये पहले अम्मा को दूँ कि प्रभा को दूँ। वह जल्दी जल्दी प्रभा तक पहुँचना चाहता था। प्रभा ने कितनी मुसीबतें सही हैं, यह पहला उपहार उसे जाकर देगा, पर कैसे देगा। सोचते सोचते अचानक उसकी सारी खुशी गायब हो गई। उसने सोचा कि भाभी और अम्मा बुरा मानेंगी, फिर सोचा कि अम्मा को जाकर दूंगा, क्योंकि पहला हक उन्हीं का है और अम्मा खुद ही प्रभा को दे देंगी, वो नहीं लेंगी। दरवाजे पर छोटा भाई कुंवर मिला। उसके पूछने पर समर के मुंह से सहज ही निकल गया कि वह
उसकी भाभी के लिए धोती लाया है। समर की ने धोती अम्मा को ही जाकर दी। उन्होंने खोली। उन्हें तथा भाभी को धोती बहुत पसंद आई। कुंवर के ये कहने पर कि धोती भाभी के लिए लाए हैं समर, अम्मा जी का सारा उत्साह पस्त हो गया। धोती उलट पलट कर देखी और प्रभा को देने के लिए समर को वापस दे दी। खाना खाते समय उसने भाई साहब को 3rd ईयर में एडमिशन लेने की बात बताई। समर ने भाई साहब ने कहा, बाबूजी से अनुमति ले लो। समर चाहता था कि धीरज इस विषय में बाबूजी से स्वयं बात करें, पर धीरज ने मना कर दिया। प्रभा साड़ी लेकर पसंद तो थी पर नाराज भी थी। वह पैसे कहाँ से मिले यह जानने के लिए उत्सुक थी। प्रभा नौकरी मिलने की बात सुनकर बहुत खुश हुई। पढ़ने लायक खर्चा निकल जाएगा, वह समर एमए तो कर ही लेगा। दोनों सुखद और उज्जवल भविष्य की कल्पना में खो गए। प्रभा भी कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। घर में लाइब्रेरी होगी, 2-3 पत्रिकाएं भी आएंगी। समर एक योजना रखता तो प्रभा उसमें सुधार करती। उस रात बगीचे के फूलों से लेकर बंगले के फाटक पर लगने वाली नेम प्लेट तक पर चर्चा हुई। दोनों की कल्पनाएं जैसे मानो साकार हो उठी। वो इसी में ही सोच सोच कर आनंदित हो रहे थे। वह कुंवर को अपने साथ रखकर पढ़ाना भी चाहते थे। दूसरे दिन रविवार था। उसने जाकर काम दिखाने का निश्चय किया। सवेरे उठने पर उसने प्रभा से किसी दिन दिवाकर के घर चलने के लिए कहा। शिरीष भाई की बीमार बहन को देख आने की बात भी की। शिरीष भाई का पूरा परिचय उसने प्रभा को बताया। शिरीष भाई के अनुसार सबसे बड़ा धर्म है मानवता, ये भी उसने प्रभा को बताया। ऐसा इसलिए वो बता रहा था शिरीष भाई की बातें क्योंकि वो चाहता था कि प्रभा इन सब बातों को जाने और कभी शिरीष भाई से मिले तो उनके पूछने पर सही सही उत्तर दे सके। बाकी धर्मों को शिरीष भाई के अनुसार बाकी धर्मों को मनुष्य की जरूरत नहीं है। उसी समय दरवाजे पर ये समर और प्रभा रात भर ऐसे बातें कर रहे थे। समर शिरीष भाई की बातें सुना रहा था, बता रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर से धक्का मारा गया। बाबूजी की जली कटी चीखने की आवाज आई। पूरा घर नहा चुका था पर प्रभा तथा समर अभी तक बाहर नहीं आए थे। रात की धोती और पढ़ाई की बात उन तक पहुंच चुकी थी। उनका भाषण जारी था। लगातार जली कटी बातें सुनाई जा रही थीं। उस समय समर को लगा कि जैसे वे लोग कोई घोर अनैतिक और अनुचित अपराध करते हुए पकड़े गए हों। इस प्रकार सारा आकाश का अध्याय 6 यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।